हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी जीडी एसएससी जीडी का जो टेस्ट सीरीज 2 है, जो आज टेस्ट सीरीज का श्रृंखला जो चल रहा है उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज 1 जो कल मैंने ला चुका था और आज टेस्ट सीरीज 2 को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन में आते हैं। क्या है कि सामान्य जो अध्ययन है एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आता है, जो कि 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। और क्या है कि अभी आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का, उतना आप लोग को मतलब सफलता मिलेगा क्वेश्चन में। ये नहीं कि चलिए ठीक है हमको आता है, मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, तो क्या है कि एग्जाम में उस लोग कन्फ्यूज हो जाता है। और कन्फ्यूज होने के बाद क्या है कि छोटा छोटा क्वेश्चन को लोग गलत कर देता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, जो क्वेश्चन सबको आता है वो क्वेश्चन आपको सही करना ही है, किसी तरह सही करें। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी, जो जिसे हम पुडुचेरी भी कहते हैं, विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा 17वां, क्या 70। ठीक है, 70। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। 17वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 द्वारा पांडिचेरी जो विधानसभा एवं प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। कौन कौन? दो केंद्र शासित प्रदेश को, एक पांडिचेरी को और एक दिल्ली को, जो कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें भाग मतलब उसमें जो भाग लेने का अधिकार इसमें होता है। ठीक है, अब देखिए 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया तथा दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा बनाने का प्रावधान किया गया। देखिए क्या है, जो 69वां संविधान संशोधन 1991 में जो कमेटी लाया गया था उसमें यह सिफारिश की गई थी कि जो अस्थायित्व एवं सुदृढ़ता की दृष्टि को रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे राष्ट्रीय राजधानी को अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है जो उसकी तुलना में एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है, एक विशेष दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, 76 संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा तमिलनाडु के आरक्षण अधिनियम का संविधान में 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और 77वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1995। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें द्वारा सरकारी सेवाओं में प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को कोटा सुरक्षित किया गया था। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो देखिए कौन सी घटना बाद में हुई थी? जैसे में है राजस्व प्रशासन में 10 साला प्रणाली की शुरुआत, फिर है दीन इलाही की घोषणा, फिर है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण, फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए अकबर के बारे में पहले हम जानते हैं। देखिए अकबर जो है मुगल सम्राट, जो मुगल साम्राज्य था उसका महान शासक था। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ था? उसका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1542 ईस्वी में जन्म हुआ था अकबर का। और अकबर की माँ का नाम क्या है? तो अकबर की माँ का नाम है हमीदा बानू बेगम। ठीक है, और पिता का नाम तो आप जानते ही हो, हुमायूं है। ठीक है, तो क्या है कि जब 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, उसमें वो अकबर ने हेमू को हरा दिया था। ओके, अब देखिए उसमें क्या है, पहले नंबर है कि जैसे में अकबर के द्वारा प्रमुख कार्य, इसमें के पूछा है कि कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य अकबर द्वारा किया गया था, जैसे में दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया था। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्ति किया गया था। उसके बाद तो तीर्थ यात्रा कर का समाप्ति अकबर द्वारा किया गया था कब? 1563 ईस्वी में किया गया था। ओके, फिर उसके बाद क्या किया गया था? फिर उसके बाद जजिया कर की समाप्ति किया गया था।
जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। ओके, उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था और आगरा से फतेहपुर सीकरी को स्थानांतरित किया, मतलब क्या, राजधानी को स्थानांतरित किया। पहले आगरा था राजधानी, उसके बाद फतेहपुर सीकरी राजधानी को स्थानांतरित किया। कब किया गया था? 1571 ईस्वी में, अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में। ओके, उसके बाद इबादत खाने की स्थापना किया गया था अकबर द्वारा, तो 1575 ईस्वी में। क्या है कि SSC GD में अकबर से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इबादत खाने का स्थापना कब किया गया था? 1575 ईस्वी में। ओके, और मजहर की घोषणा भी किया गया था अकबर के द्वारा 1579 ईस्वी में। ओके, चलिए ठीक है। तो और एक और इलाही संवत की जो शुरुआत की गई थी वो कब किया गया था? 1583 ईस्वी में, ठीक है, 1583 में। तो अकबर द्वारा जो राजधानी था, जो आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया गया था 1571 में, लेकिन फिर उसके बाद जो राजधानी था लाहौर का स्थानांतरित किया कब? 1585 ईस्वी में किया गया था अकबर द्वारा, ठीक है, 1585 ईस्वी में। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और उसका जो समाधि है कहाँ पे? सिकंदरा में उसको दफनाया गया था, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या था? अकबर के शासन काल के निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो यही है, इसमें क्या है, जो कौन सा है, ये देखिए, दिन ए इलाही वाला, दिन ए इलाही की घोषणा। ओके, दिन ए इलाही की घोषणा, दिन ए इलाही की घोषणा कब की गई थी? 1582 ईस्वी में की गई थी। ओके, देखिए, दिन ए इलाही की घोषणा दिए गए घटनाओं में सबसे बाद में हुई थी, ठीक है। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी घोषित किया। 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। गुजरात विजय जब हुआ था उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ओके, 1582 ईस्वी में पीछे बता ही दिए हैं कि दिन ए इलाही की घोषणा की गई थी अकबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज का। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे अपसौर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है, ठीक है। और जब निकटतम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। सूर्य जब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है और अपसौर की जो स्थिति होती है 4 जुलाई को होती है। और उपसौर की स्थिति जब 3 जनवरी को होती है तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और अपसौर जब 4 जुलाई को होती है तो उसका जो पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि जैसे में क्वेश्चन पूछ देता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, ठीक है। देखिए यहाँ पित्त का मुख्य कार्य पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना है। ओके, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोरेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट आदि पाए जाते हैं। पित्त रस जो है वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिससे वसा सरल अणुओं जैसे वसीय अम्ल बना लेता है, जो पाचन में इसे सरल बना देता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1906 ईस्वी में हुआ था। यहाँ देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ओके, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, नवाब सलीम मुल्ला खान की अध्यक्षता में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और नवाब सलीम मुल्ला खां के द्वारा किया गया था। 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ? पंजाब में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ बैठक लखनऊ 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए,
1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का बैठक हुआ था, जिसमें कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। ओके। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे 1940 से लगातार वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। और उस समय जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ओके। और किन के द्वारा स्थापना किया गया था? इनका संस्थापक था एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है। अभी वर्तमान में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोडियम की खोज किसने की? तो देखिए सोडियम की खोज किसने की? तो सोडियम की खोज की ऑप्शन नंबर ए है हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, हम्फ्री डेवी। देखिए सोडियम के बारे में हम जानते हैं, अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होते हैं सोडियम। ठीक है, जो कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता तो कैसे पाया जाता है? देखिए ये जो है संयुक्त रूप में पाया जाता है, जैसे में क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, इस सब के रूप में पाया जाता है। ओके। देखिए सोडियम अत्यंत क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती तो संयुक्त अवस्था में नाइट्रेट जो बताए हैं, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, इसके रूप में पाया जाता है। सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनर विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन से किया जाता है। ओके। डाउन विधि द्वारा भी सोडियम धातु प्राप्त किया जाता है। और इसका घनत्व कितना होता है? तो देखिए सोडियम का जो घनत्व होता है 0.97 होता है। ठीक है, 0.97 होता है। सोडियम धातु बेंजीन और ईथर में विलय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। यह जल से हल्का होता है। ओके। यह पीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है। सोडियम के उपयोग बताइए। तो देखिए सोडियम का उपयोग जो है अवकारक के रूप में होता है। सोडियम लेड मिश्र धातु का यौगिक बनाने में किया भी जाता है। ठीक है। उसके बाद संश्लेषित प्रतिक्रियाओं में भी किया जाता है, इसका उपयोग है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए सबसे पहला यदि आपको बोले कि मतलब जो सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो देखिए इसका ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में वो जो है भारत पे आक्रमण किया था, तो उसमें क्या है कि वो सफल आक्रमण उसका हुआ था 712 ईस्वी में। ओके। देखिए भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में और उस पर अधिकार कर लिया था। और देखिए मोहम्मद गोरी कब आया था? मोहम्मद गोरी जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। और भारत में 1191 और 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान से हार गया था और द्वितीय में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। और उसके बाद उसका जो दास था मोहम्मद कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। ठीक है। देखिए इस आक्रमण के तहत उसने बाजौर एवं भेरा नामक स्थान को जीत लिया था। ओके। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल मुस्लिम था। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की कौन था? महमूद गजनवी, जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ओके। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में है। केरल में थोरियम का विशाल भंडार है, तो ऑप्शन ए है। इसके बारे में जानते हैं। भारत के केरल राज्य में विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। विश्व में सबसे अधिक उपयोग के योग्य थोरियम भारत में पाया जाता है। ठीक है। अब बताइए थोरियम के अयस्क क्या है? जो क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन, अयस्क जो है, अयस्क से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो थोरियम का अयस्क कौन कौन सा है? देखिए अल्नाइट है, थोरेनाइट है, मोनोजाइट है। केरल के मालाबार तट में मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है। ठीक है। थोरेनाइट अयस्क भारत में नहीं पाया जाता है। ओके। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया ज्वाला महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलुआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप, जो कि कहाँ पे है, यूएसए अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस देल सलाहो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो देखिए 3 राज्यों में, कितना राज्यों में बोला है? देखिए 3 अलग अलग राज्यों में बोला है लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो देखिए 2%। ये क्या है कि क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन ऐसे पूछते रहते हैं, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब से, उसके बाद करंट अफेयर हो गया, ये सब से क्वेश्चन एसएससी का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो बोला है कि मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो 2%। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा के सीटों के 2% प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की मान्यता दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द भी कर सकते हैं। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। तो मतलब कि क्या क्या अर्हता होनी चाहिए जिससे वो राजनीतिक दल बने? तो देख लीजिए, यदि लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तो इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा का 4 सीट प्राप्त करता है। ओके, दूसरा, कोई दल राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो लोकसभा का 2% सीट जीतना होगा, वह भी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में। ठीक है, ये ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन सही था। उसके बाद देखिए, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता हो। ठीक है, देखिए 2022 तक भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितना है? तो देखिए 8 है। कौन कौन है? देखिए बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ओके, भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बता दिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है, ओके, नेशनल पीपुल्स पार्टी भी है, उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी कहा जाता है, और एक लास्ट वाले हैं कौन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो देखिए इसका अनुच्छेद जो किया जाता है 51A में, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। ओके, मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। ओके, सरदार स्वयंसिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद 51A को शामिल करते हुए इस भाग में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य भी कितना है? 11 है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ मतलब रसिया से लिया गया है। और देखिए यहाँ
छियासीवा संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसमें क्या बोला गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में बोला गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित, तो मिश्रित बोल रहा है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। क्या? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। ओके, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। भारत में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। ओके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, बिक्री और कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। पूंजी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस को माना जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको, जो द वेल्थ ऑफ नेशंस किन की पुस्तक है? तो किन का है? एडम स्मिथ का है। ओके, तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसका है? एडम स्मिथ का पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आइरिस में। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। आंख का रंग आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आइरिस का रंग काला, नीला और भूरा होता है। ठीक है, पुतली का रंग काला होता है। कॉर्निया का ही नेत्रदान में उपयोग किया। देखिए, नेत्रदान किया जाता है, लोग क्या बोलता है, नेत्रदान में सिर्फ किसका जो उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान में जो दान दिया जाता है, तो कॉर्निया का दान दिया जाता है। ओके, परितारिका आइरिस, आइरिस बोलते हैं उसको, हिंदी में परितारिका बोलते हैं, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करती है। ओके, रेटिना पर वस्तु जो है उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो देखिए, क्या क्वेश्चन बोला है? बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, मतलब पूर्ण स्पर्धा। ओके, तो देखिए, पूर्ण स्पर्धा बाजार जो है कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। पूर्ण स्पर्धा बाजार में क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपस्थित होता है। देखिए, क्रेता जो खरीदने वाला भी होता है और बेचने वाला भी होता है, जो कि भारी मात्रा में होते हैं। तो वही कारण क्या है कि कीमतों को नियंत्रित करने में वो पूर्ण स्पर्धा बाजार जो है वो असमर्थ रहता है। ओके, एकाधिकार बाजार में विक्रेता एक और क्रेता अनेक होता है। ओके, एकाधिकार बाजार में कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि विक्रेता एक होता है और क्रेता अनेक होता है। अल्पाधिकार में क्रेता अधिक संख्या में और विक्रेता कम संख्या में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो देखिए, कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल। तो उसमें कितना होता है? ट्रोपोस्फियर का जो होता है 8 से 18 किलोमीटर में होता है। 8 से 18 किलोमीटर में होता है। ओके, और उसके बाद आ गया समताप मंडल। तो समताप मंडल कितना होता है? समताप मंडल में होता है 50 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। ठीक है, 50 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। मौसम संबंधी घटनाएं जो है समताप मंडल में नहीं होती है। और क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, और इसमें भारी गैसें जिसमें CO2 है, तो CO2 जो है ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, और गर्मी के दिन में ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंड में घट जाती है। कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, और समताप मंडल में क्या समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, ठीक है, देखिए देखते हैं। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। वायुमंडल में जो ट्रोपोस्फियर में जो है वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। पृथ्वी के सबसे निचले परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और हम अभी बताए थे ना, 8 से 18 किलोमीटर
जो है ऊंचाई पर होती है। ओके, सभी वायुमंडलीय घटना इसी मंडल में होती है। सौर मंडल जो ट्रोपोस्फियर है उसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान क्या तो चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाल हो जाएगा। देखिए, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। देखिए है ना, यहाँ पे अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु के दिशा में परिवर्तन होता है जिसके कारण वेग बदलता है। ओके, और चाल जो है क्या है? अदिश राशि है, और इसका जो एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए वेग जो है, वेग बल हो गया, जो फोर्स हो गया, सब सदिश राशि है। और वेग का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनंतनाग झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए ये जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। ऑप्शन में इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। देखिए अनंतनाग झील जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ जो है प्राचीन शिव मंदिर, शिव गुफा मंदिर है, और यहाँ जो मार्तंड सूर्य मंदिर है इसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैचों खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कौन है? विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित किया गया है? तो देखिए मोहाली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहाली कहाँ है? तो पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब। ओके, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है कि क्वेश्चन यहीं तक था आज का। फिर मैं वो श्रृंखला को कल फिर टेस्ट सीरीज थर्ड लाऊंगा। ओके।